गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में बात चल रही थी हमारी कंपनी की परिवर्तन अवस्था से संबंधित बात। ठीक है, और परिवर्तन अवस्था में हमने परिवर्तकों के कार्य के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने परिवर्तकों के कार्य में 4 पॉइंट कर लिए थे और 5वां कार्य था वैधानिक औपचारिकताओं के पालन संबंधी कार्य। तो एक प्रवर्तक को वैधानिक औपचारिकताओं के पालन से संबंधित जो कार्य करने होंगे उसमें सबसे पहला उसे कार्य क्या करना होगा? रजिस्ट्रार से संपर्क करके कंपनी का नाम निश्चित करना, नाम के बाद स्थान निश्चित करना। ये 2 कार्यवाही तो उसे सबसे पहले संपर्क करके कंप्लीट करनी होंगी ही होंगी। उसके बाद जब ये चीज हो जाएगी तब उसके बाद कंपनी का नाम को पंजीकृत करना होगा, पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाने के बाद औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उसे पार्षद सीमा नियम व पार्षद, देखिए पार्षद सीमा नियम तो बन जाएंगे और उस पर कम से कम, देखिए सार्वजनिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 7 व्यक्तियों के क्या करवाने होंगे? 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने होंगे। पार्षद अंतर नियम बनाने होंगे। ठीक है, पार्षद अंतर नियम बनाने होंगे और उसके बाद इन्हें छपवाने की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, यानी कि वैधानिक औपचारिकताओं के पालन संबंधी एक प्रवर्तक को ये सब कार्य निश्चित रूप से पूरे करने ही होंगे। पहले रजिस्ट्रार से संपर्क करके कंपनी का नाम डिसाइड करना होगा और अगर कंपनी का नाम प्राइवेट निजी कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड और सार्वजनिक कंपनी है। लेकिन मैंने आपको एक बात कही कि जब भी हम बात करेंगे तो किससे संबंधित? सार्वजनिक कंपनी से संबंधित बात करेंगे तो वहां पर उसे कंपनी के नाम में लिमिटेड शब्द का प्रयोग अवश्य करना होगा। फिर एक रजिस्टर्ड स्थान निश्चित करना होगा, फिर कंपनी का पंजीकरण करवाना होगा। कंपनी के पंजीकरण के बाद औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा और औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करके कंपनी के जो स्टार्टिंग के मेंबर है उन मेंबर के पार्षद सीमा नियम पर कम से कम यानी कि 7 व्यक्तियों के साक्षर करवाने होंगे और उसके बाद पार्षद अंतर नियम बनाने होंगे। अगर नहीं बनाते तो सारणी F लागू कर दी जाएगी और ये सब करने के बाद इन्हें छपवाने की व्यवस्था भी करनी होगी। ठीक है, तो ये तो औपचारिकताओं से संबंधित कार्य है। उसके बाद नेक्स्ट कार्य है कंपनी के समामेलन के लिए समामेलन की कार्यवाही संबंधी कार्य ये भी लिख सकते हैं, कार्यवाही समामेलन संबंधी कार्य। तो कंपनी के समामेलन करवाना होगा और समामेलन के लिए उसे क्या करना होगा? सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाकर निर्धारित शुल्क देकर आवश्यक प्रपत्र जमा करवाने होंगे। आवश्यक प्रपत्र जमा करवाने के बाद रजिस्ट्री के समय उपस्थित होना और रजिस्ट्री के समय उपस्थित होकर रजिस्ट्रार से
समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करना। अब यहां तक उसको ये कार्रवाई तो पूरी करनी ही होगी। देखिए एक निजी कंपनी भी अगर आप खोल रहे हैं, ठीक है ना, तब भी आपको ये 6 कार्य तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। पार्षद सीमा नियम उसमें भी बनेंगे, लेकिन वहां पर 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे बस। इसके अलावा कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड शब्द आ जाएगा, यानी कि निजी कंपनी खोलिए चाहे सार्वजनिक कंपनी ओपन करिए, प्रवर्तक के द्वारा ये कार्य तो करने ही पड़ेंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया कि कंपनी का समामेलन होते ही निजी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, और जबकि सार्वजनिक कंपनी समामेलन के बाद व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। अब ज्यादातर सार्वजनिक कंपनी ही होती हैं, सार्वजनिक कंपनियां हैं, तो उन्हें ये कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा 2 कार्य और करने होंगे, जिनके बारे में मैं आपको अभी और बता देता हूं। वो कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, पूंजी अभिधान की अवस्था, यानी कि प्रारंभिक पूंजी एवं पूंजी अभिधान से संबंधित कार्य। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, प्रारंभिक पूंजी एवं पूंजी अभिधान से संबंधित कार्य। तो इसमें उसे कौन कौन से कार्य करने होंगे उसके बारे में मैं बताता हूं। अंश पूंजी के निर्गमन की राशि का निर्धारण, कि कितनी शेयर्स आप इश्यूड कैपिटल में डालना चाहते हैं, वो राशि आपको निर्धारित करनी होगी। उसके बाद एक विज्ञापन का प्रबंध करना होगा, विज्ञापन देना होगा, विज्ञापन का प्रबंध करना होगा, ठीक है। ये प्रारंभिक पूंजी एकत्रित करने के लिए आपको ये प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। और साथ साथ दलालों, अंकेशकों यानी कि ब्रोकर, ऑडिटर्स, इनकी नियुक्ति करनी होगी। ये सब प्रवर्तक करेगा, और ये जिसके बदले में कुछ नहीं लेंगे। बदले में क्या लेंगे? ये ब्रोकर कमीशन लेगा, अंकेशक ऑडिटर जो होगा वो अपनी फाइल के चार्जेस लेगा, जो भी फाइल ऑडिट करेगा उसके चार्जेस लेगा। यानी कि ये इनका पेशा है, ये कंपनी के प्रवर्तक नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अभिधान राशि का निर्धारण करना, अभिधान राशि का निर्धारण करना मतलब आपने कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए रखी है, ठीक है, तो आप आवेदन राशि पर कितने रुपए मांगने चाहते हैं? जैसे 2.5 रुपए आवेदन पर, 2.5 रुपए आवंटन पर और 5 रुपए फर्स्ट कॉल पर, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और उसके बाद फर्स्ट कॉल, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पैसा मांगने चाहते हैं तो अभिधान राशि का निर्धारण करना होगा, और उसके बाद क्या करना होगा? अभिधान राशि प्राप्त करने के बाद अंश आवंटन करना, और आवंटन करने के बाद अंश प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है। ये सब प्रक्रिया किसको करनी होगी? प्रवर्तक को करनी होगी। और ये सब करने के बाद उसे क्या करना होगा? व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होगा। वो अंतिम कार्य है, वो कार्य मैं आपको बताता हूं कौन सा है। अंतिम कार्य उसे व्यापार प्रारंभ करने के संबंधी कार्य है। नेक्स्ट कार्य है व्यापार प्रारंभ करने संबंधी कार्य। तो यहां पर क्या करना होगा? न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त करने व प्राप्त करने का प्रमाण पत्र
देकर रजिस्ट्रार से प्रार्थना करना किस चीज की, व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र से संबंधित, और साथ में यह भी कहना कि संचालकों द्वारा योग्यता अंश ले लिया गया है, उसका प्रपत्र भेजना, और उसके बाद रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ठीक है, वैसे इसमें 2-3 लाइनें और भी जोड़ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं सार्वजनिक कंपनी की दशा में व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और लेकिन व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र आपको सीधी सी बात स्पष्ट पहले भी बता दी कि सार्वजनिक कंपनी को ही ये काम करना पड़ेगा, और ये सब प्रक्रिया करके आप प्रवर्तक का यह कार्य खत्म हो जाता है चालू करने के अवसर। लेकिन इस सब कार्यवाही में उसने 8 कार्य किए हैं, तो जिसके भी साथ उसने प्रारंभिक अनुबंध किए हैं, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन किया है, वो सारी डिटेल कंपनी के मालिक को देनी होगी उसे, और उनका चुकता करना यानी कि उनके सबकी पेमेंट करना, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, प्रवर्तक की रहेगी। अब कल उसके बाद हम बात करेंगे प्रवर्तकों के अधिकार और प्रवर्तकों के पारिश्रमिक से संबंधित, उसमें बताएंगे कि उनको क्या, प्रवर्तक को क्या पारिश्रमिक मिलेगा, ठीक है, और उसके क्या क्या राइट्स रहेंगे, तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और प्रवर्तकों के कार्य यहाँ समाप्त होते हैं। थैंक यू।